Hello students, welcome back to my YouTube channel Conquest Biology. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। सेल्स में सिग्नलिंग कैसे होती है, कैसे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सेल सिग्नलिंग में तीन स्टेप्स इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। पहला है रिसेप्शन, दूसरा है सिग्नल ट्रांसडक्शन और तीसरा है रिस्पॉन्स। रिसेप्शन में क्या होता है? रिसेप्शन में क्या होता है, जो लाइगेंड होता है या जिसको सिग्नल बोलते हैं, इन्हीं को हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे कि हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, जब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, जब वो सिक्रीट होता है तो हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो ऐसे ही ये तो सिर्फ ग्रोथ के सेंस में था, ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग्स हमारे बॉडी में चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, सब में तीन स्टेप ही होते हैं। पहला है रिसेप्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हार्मोन या फिर सिग्नल या फिर जो लाइगेंड बोलते हैं, वो किसी सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। उस हर हार्मोन या लाइगेंड के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है और इससे क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, रिसेप्टर इज द वन विच रिसीव्स द सिग्नल। सो हार्मोन जैसे ही बाइंड हुआ रिसेप्टर पे, तो रिसेप्टर क्या करता है, एक्टिवेट होके फिर सेल के अंदर फिर बहुत सारे दूसरे भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनसे जाके इंटरेक्ट करता है। और मतलब रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो सेल के अंदर और जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, फिर वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। पहला हो गया रिसेप्शन, दूसरा हो गया सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो कि मैंने अभी बताया। ये बहुत सारी एंजाइम्स जो होती है विद इन द सेल या फिर सेल की मेम्ब्रेन में होंगी या अंदर होंगी सेल के अंदर। बहुत सारे सीरीज ऑफ एंजाइम्स गेट एक्टिवेटेड इंट्रासेलुलरली। सेल के अंदर ही बहुत सारी एंजाइम्स होंगी, वो फिर एक के बाद एक एंजाइम, जैसे कि रिसेप्टर है वो किसी एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फिर वो एंजाइम दूसरी को एक्टिवेट करेगी। इस तरीके से जो वो होता है, जो सिग्नल होता है ट्रांसफर होता रहता है एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट। तो ये सब होता है रिसेप्टर के एक्टिवेट होने के बाद। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है रिस्पॉन्स। The final response is generated in the form of cellular function, metabolism और development। जैसे कि मैंने अभी जैसे कि वो जो इंटरमीडिएट्स होंगे, फिर वो कई बार क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं वो जाके अंदर डीएनए में न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, फिर डीएनए में जाके चेंजेस करके फिर उसमें से रिस्पॉन्स, ये एक एग्जांपल है। फिर वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अपना शो करता है और इससे जो भी चेंज है वो आता है बॉडी में। So that was the basic detail of the major steps of cell signaling। अब अगर डिटेल में समझे तो ये ओवरऑल स्टेप्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग के। सबसे पहले क्या होगा, सिंथेसिस होगा। जो हार्मोन है वो भी तो बनना चाहिए। जैसे ही कोई बाहर से स्टिमुलस मिलता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो उससे क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनता है। जो सिग्नलिंग सेल है वो बनाएगा इसको, हार्मोन को। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब हार्मोन भी हो सकता है। अब क्या होगा, जो सिग्नलिंग सेल है वो उस हार्मोन को रिलीज करेगा, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या जो हार्मोन है वो टारगेट सेल पर ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि ब्लड के थ्रू एक सेल जहां पे बना है उससे फिर दूसरे सेल में जाएगा और वहां रिस्पॉन्स शो करेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो बाइंडिंग है, सिग्नल की बाइंडिंग होगी, दैट मींस हार्मोन बाइंड करेगा रिसेप्टर पे, जो भी टारगेट सेल है। जैसे एक सेल बहुत डिस्टेंट, अगर हम एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात करें, एक सेल जो डिस्टेंट लोकेशन पे है वो सिग्नल बनाएगा, हार्मोन बनाएगा और ब्लड के थ्रू टारगेट सेल के पास भेज देगा। अब ये जो टारगेट सेल होते हैं इनके पास बहुत ही हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो रिसेप्टर्स जो है उसको कैच कर लेंगे और
जो रिसेप्टर है वो सेल के सरफेस पे भी हो सकता है, जैसे कि लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है उस पे भी हो सकता है, साइटोसोल के अंदर भी हो सकता है, सेल के अंदर जो साइटोसोल है वहां भी हो सकता है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो सकता है जो भी रिसेप्टर है। सो इट डिपेंड्स। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में। सो इसको क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी प्रोसेस से जो होता है जो रिसेप्टर है, एक बार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट मींस अगर हार्मोन आके रिसेप्टर पे अटैच हो गया, इंटरेक्ट कर दिया इसने, तो ऐसा होते ही फिर जो रिसेप्टर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जो रिसेप्टर जो सेल था जिसके पास रिसेप्टर था, अब वहां पे जो होगा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है, ये एक तरीके का कैस्केड है, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम, जो रिसेप्टर है वो क्योंकि एक्टिवेटेड है वो एक एंजाइम को सिग्नल देगा, फिर वो एंजाइम दूसरे पे ट्रांसफर करेगी, तीसरे पे, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा कैस्केड जो होता है सेल के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इन द सेल। अब जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन इनिशिएट होने के बाद क्या होगा, अब स्पेसिफिक चेंजेस होंगे, चेंजेस जिस तरीके का हार्मोन होगा उस तरीके का फिर चेंज आएगा सेल में। वो सेल का कोई, और वो चेंज या तो सेल का कोई फंक्शन एकम्प्लिश करने के लिए होगा, या तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, या फिर ग्रोथ, या फिर डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का हो सकता है रिस्पॉन्स, डिपेंड्स कि किस तरीके का हार्मोन आके कौन से रिसेप्टर पे बाइंड हुआ है। इसके बाद क्या होता है, अब एक बार रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, अब उसके बाद उसको टर्मिनेट भी करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा हर मेटाबॉलिक पाथवे की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको फिर एंड में टर्मिनेट कर देता है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग। पहली है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, जो जो सेल, जैसे कि बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस आया बॉडी के पास, सेल के पास, अब जो सेल है जो वो फटाफट हार्मोन बनाएगा, लेकिन जो टारगेट सेल है वो जो सेल हार्मोन बना रहा है उससे दूर है, जो रिसेप्टर है उस हार्मोन का रिसेप्टर है जो डिस्टेंटली लोकेटेड सेल के पास है। तो इस तरीके की जब सिग्नलिंग होती है तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि जो रिसेप्टर वाला सेल है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है उससे बहुत दूर है। तो इस तरीके के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एफिनिटी बहुत ही हाई होती है, और इसमें ब्लड के थ्रू हार्मोन या फिर जो लाइगेंड होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी टाइप की सिग्नलिंग होती है पैरा सिग्नलिंग, जैसे कि नेबरिंग सेल के आसपास, जैसे कि पोस्ट सिनेप्टिक और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें दोनों अगल बगल ही होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा गैप होता है दोनों के बीच में, जो सिनेप्स होता है उसके बीच में थोड़ा सा ही गैप होता है, तो ये इस तरीके की सिग्नलिंग को पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इसको प्रोलिफरेशन कहते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग विद इन द सेल, जैसे बाहर से कोई जैसे कि टी सेल बी सेल दिखाते हैं हमारी बॉडी के, जो इम्यून सेल होते हैं हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी के, तो जो जैसे कि बाहर से कोई एंटीजन आया, अब उसमें क्या होता है टी सेल एक्टिवेट होते हैं, तो टी सेल ही हार्मोन बनाते हैं, जैसे साइटोकाइंस, हार्मोन नहीं प्रोटीन बनाते हैं साइटोकाइंस, और वो साइटोकाइंस जाके टी सेल पे ही जाके अटैच हो जाते हैं, और फिर टी सेल का प्रोलिफरेशन होता है, एक टी सेल से दूसरा बनता है, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरीके से, मतलब इसमें जो सेल होता है वो खुद ही हार्मोन बनाता है और रिसेप्टर भी उसी सेल के पास होता है, तो इसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। और एक चौथे टाइप की सिग्नलिंग होती है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। इसमें भी सेल जो होता है वो दूसरे आसपास के सराउंडिंग से अटैच, आसपास का जो सेल होता है उसमें जाके रिस्पॉन्स शो करता है, बट ये सेल अटैचमेंट के उसमें होता है, केस में होता है, तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एपिनेफ्रिन इज अ मास्टर हार्मोन, ये इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन।
नाउ दिस इज द एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये जो सिग्नलिंग सेल है इसने पहले हार्मोन बनाया है, जो रेड डॉट्स हैं ये हार्मोन, अब ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए टारगेट सेल के पास पहुंच गए। अब टारगेट सेल के पास इसके रिसेप्टर होंगे। तो इसमें ब्लड स्ट्रीम की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि दोनों बहुत बॉडी में अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट है। ये दोनों सेल आसपास नहीं है, दूर है। इस तरीके की जो सिग्नलिंग का रेस्पॉन्स होता है बहुत ही फास्ट होता है, और इसमें क्या होता है जो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत ही हाई एफिनिटी के होते हैं। सो ये था एक रफ आइडिया एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। बाद में इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, नेबरिंग सेल होता है बिल्कुल एडजेसेंट। अब इसमें ब्लड स्ट्रीम की कोई जरूरत नहीं है, ये सिग्नलिंग सेल है जो हार्मोन बना रहा है वो बिल्कुल पास में ही है टारगेट सेल के पास। तो ये डायरेक्टली अपना जो हार्मोन होता है वो इसके पास छोड़ देता है, ये वाले टारगेट सेल के पास। तो टारगेट सेल के पास खुद ही हार्मोन पहुंच जाता है। तो नेबरिंग सेल जो है उसे कैप्चर कर लेता है अपने रिसेप्टर के थ्रू। जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक, दोनों बिल्कुल एक न्यूरॉन खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। जो प्री वाला खत्म होता है तो जो पोस्ट वाला है वो उसी के बगल में ही होता है। तो ये है एक नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिग्नलिंग होती है। इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में क्या होता है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन, जैसे कि ब्लड वेसल को जब कंस्ट्रिक्ट करना होता है और डायलेट करना होता है उस टाइम पे नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसे डायलेशन तो तब होता है जब इंजरी होती है, कंस्ट्रिक्शन तब होता है जैसे जब वेदर बहुत ज्यादा कोल्ड हो तो उस टाइम पे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो दो टाइप के सेल्स, the two type of cells which participated in signaling are smooth muscle cell और endothelial cells, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, जो हमारे वैस्कुलर सिस्टम की, वो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उसमें। और स्मूथ मसल सेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस सिग्नलिंग में। इसको हम आगे बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब इस सिग्नलिंग में क्या होता है, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसमें जो जैसे टी सेल में होता है जो सेल होता है वो ही खुद ही हार्मोन बनाता है और रिसेप्टर भी उसी सेल के पास होता है। तो वो हार्मोन उसी सेल के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। सो द टारगेट सेल सिग्नलिंग एंड टारगेट सेल बोथ आर सेम, एक ही सेल सब कुछ कर रहा है इसमें। जैसे कि इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो जो टी सेल्स होते हैं वो बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करते हैं, और उन्हीं टी सेल पे ही इनके रिसेप्टर भी होते हैं, तो वो फिर इससे प्रोलिफरेशन होता है। लेकिन जो अबनॉर्मल ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है वो कैंसर को भी जनरेट कर सकती है बॉडी में, इसलिए सिग्नलिंग को टर्मिनेट करना जरूरी होता है। दिस इज जुक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्यूलर कम्युनिकेशन। इसमें एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे कि गैप जंक्शंस के थ्रू। ये जो जंक्शंस, ये जो पर्पल कलर में गैप जंक्शंस है, तो क्या कर रहा है, सिग्नलिंग सेल जो होता है गैप जंक्शन अपना जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, हार्मोन है, वो टारगेट सेल पे भेज रहा है। ये 4 टाइप की सिग्नलिंग में आती है। So a ligand which is present on the surface of one receptor on the other adjacent responding. So ये 4 टाइप की होती है, इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now these are the types of receptors. So इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल के अंदर होते हैं। ये जैसे सेल फॉस्फोलिपिड बाइलर होती है ना, ये होते हैं सेल के अंदर रिसेप्टर। एक तो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, एक होता है साइटो न्यूक्लियस को होमोडाइमर हेटेरोडाइमर बना के न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो
साइटोसोल में ही पड़े रहते हैं। जब भी कोई भी हाइड्रोफोबिक जो लाइगेंड होता है, हाइड्रोफोबिक मींस जो लिपिड्स का बना हुआ हो, तो वो क्योंकि वो भी लिपिड का और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी लिपिड की बनी रहती है, तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इनका कोई बैरियर नहीं होता। तो इसलिए इनको अंदर आने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है गेटवे की, इसलिए ये इनको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अंदर होते हैं साइटोसोल के अंदर, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होते। और वही न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के भी ऐसे ही होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक लाइगेंड होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं। बट जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, इन्हीं को एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। इनके जो होते हैं, ये जो हाइड्रोफिलिक लाइगेंड्स होते हैं, जो लाइक क्योंकि हाइड्रोफिलिक है तो वो वाटर लविंग है, और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है वो होती है हाइड्रोफोबिक, वो फैट्स की बनी रहती है, लिपिड्स की। इसलिए जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए सेल के सरफेस में ही इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो वो क्या करता है, हाइड्रोफिलिक लाइक बिगेट्स लाइक, इट्स लाइक बिगेट्स लाइक। सो क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, और उसके लिए गेटवे होता है, तो गेटवे इसके लिए खोल देता है, और वो फिर अंदर लाइक गेटवे नहीं खोलता, लाइक मतलब इसके पास क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो वो इससे अटैच होके जो लाइगेंड होता है या हार्मोन होता है, वो फिर ये रिसेप्टर को ही एक्टिवेट कर देता है, और फिर वो रिसेप्टर जो अंदर बाकी के एंजाइम्स वगैरह जो उनसे इंटरेक्ट करता है, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग चलती है। सो ये एक बेसिक डायग्राम है समझने की। लेटर ऑन विल डिस्कस इट इन डिटेल। Now these are the details regarding intracellular receptors. So intracellular जो साइटोसोल में पड़ते हैं, न्यूक्लियस में पड़ते हैं, क्योंकि लाइगेंड जो है वो क्योंकि as I said like gets like, तो हाइड्रोफोबिक है लाइगेंड, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी हाइड्रोफोबिक होती है, तो उसको अलाउ कर देती है अंदर आना। और ज्यादातर जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स होते हैं वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर से ही इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट या फेमस टाइप के लाइगेंड्स हैं जो विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये इनके तो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, ये बाद में होमोडाइमर हाइड्रोडाइमर बना के फिर न्यूक्लियस में अंदर चले जाते हैं, इसका हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, ये प्लांट्स के होते हैं, प्लांट्स में इस तरीके के हार्मोन होते हैं। विटामिन D3, अल्फा एक्डाइजोन व्हिच इज आल्सो नोन एज इंसेक्ट मोल्टिंग हार्मोन, and then thyroxine, it is a carrier mediated it's a carrier mediated signaling. So ये थे कुछ एग्जांपल्स। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर, इसके मतलब इसके लिए एक रिसेप्टर वहीं पे होता है मेम्ब्रेन में, तो ये फिर वो इसकी हेल्प करता है इसको अंदर पहुंचने में, और फिर ये न्यूक्लियर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि मैंने बताया अभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट और जो भी था दूसरा हार्मोन, वो क्या करते हैं, वो हेटेरोडाइमर या फिर होमोडाइमर बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से फिर इंटरेक्ट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कंटेन
zinc finger motif which helps in the ये एक तरीके का स्पेशल रीजन होता है जिंक फिंगर मोटिफ। तो इनके पास ये इस तरीके का मोटिफ होता है तो फिर इंटरेक्ट करते हैं डीएनए से। So that was about intracellular receptors। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रासेल्युलर हो गया एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स के बारे में। इन्हीं को सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और बहुत बहुत से ऐसे सिग्नलिंग हार्मोन्स वगैरह और लाइगेंड्स होते हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे जो जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उस उन पे जाके अटैच हो जाते हैं फिर वो सिग्नल ट्रांसडक्शन शो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स हैं। जो भी लाइक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे जो वाटर लविंग होंगे वो एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेंगे। इस तरीके की सिग्नलिंग में बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक IP3 डाइएसाइलग्लिसराइड DAG जिसे बोलते हैं कैल्शियम आयंस ये इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में हेल्प करते हैं। बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी तो इट्स जस्ट अ रफ आइडिया। फॉस्फोरिलेशन डिपेंडेंट सिग्नलिंग इज आल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग सेल सरफेस रिसेप्टर एक्टिवेशन जैसे कि मैप काइनेज पाथवे में होता है माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ये भी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि जो रिसेप्टर होगा सेल सरफेस रिसेप्टर उसमें कुछ प्रोटीन के लाइक रेसिड्यूज होते हैं अमाइनो एसिड्स वो पर्टिकुलर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उन पे फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो सकता है तो उनका फॉस्फोरिलेशन होता है तभी जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स अपना काम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं फिर अंदर सेकेंडरी मैसेंजर्स वगैरह मतलब अंदर इंट्रासेल्युलरली एंजाइम्स होती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं फिर ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं IP3 DAG कैल्शियम वगैरह इनकी हेल्प से फिर ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब ये होते हैं कुछ सेल सरफेस रिसेप्टर्स दीज आर द एग्जांपल्स। सो इनके बारे में अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।